अपना आज का टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो आप। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट थिंग, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना। जैसे हम लोग जानते हैं दैट कंपनीज, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती हैं, बैंक वाले लोन देते हैं, लोग कंपनी का डिबेंचर्स लेते हैं, सप्लायर्स कंपनी को गुड सप्लाई करते हैं। इन लोगों का सबका पैसा इन्वॉल्व है उस कंपनी में, राइट ना। यूजुअली क्या होता है, आप जब कोई कंपनी को, कोई बैंक को अप्रोच करोगे फॉर अ लोन, कंपनी आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है। कंपनी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक वाला आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस तरह से बहुत सारा, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, comparative balance sheet, comparative income. These are all are tools of analyzing the financial statements. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम लोग क्या एनालाइज करते हैं? नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि उस कंपनी का पूरे साल भर में, पिछले पूरे साल भर में कैश फ्लो क्या रहा, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, ये तो हम लोग कैश बुक से भी पता चल जाता है। कंपनी का कैश बुक को अगर हम लोग स्टडी करें तो कैश बुक से भी तो पता चल जाएगा दैट कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, हाँ या ना। देन व्हाई इज अ सेपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। कैश बुक में पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन रहता है। कैश बुक इज अ जर्नलाइज लेजर, डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन रहेंगे। कैश बुक एक कंपनी का एक साल में, कैश बुक विल कंटेन थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैश फ्लो बहुत वॉल्यूमिनस हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स शेयर्स वगैरह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आपने स्कूल का प्रोजेक्ट्स बनाया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपने बहुत से कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अगर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट्स आपके घर पे अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ में बहुत सारी आती हैं। आप कभी एनुअल रिपोर्ट को खोल के देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 पेज या 2 पेज का होता है। कैश बुक तो वॉल्यूमिनस हो जाएगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। कंपनी के लिए, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है, जिसके भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके लिए कंपलसरी है कि उसको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे शेयर होल्डर्स को भेजना होगा अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसके अंदर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, कैश फ्लो रहता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट रहता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट रहता है, नोटिस ऑफ एजीएम, सब कुछ रहेगा। तो पूरा कैश बुक प्रिंट करा के भेजें, दो मतलब, पहली बात तो ह्यूज प्रिंटिंग कॉस्ट, सेकंड कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे भी अपने घर पे जब क्या आता है ना, हम लोग उस छोटे से एनुअल रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ते हैं। अक्सर देखते होंगे अगर पेरेंट्स उसको सीधा कबाड़ी के भाव में बेचने में डाल दें, मम्मी आप बेचना है उसको, 1.5 पेज या 2 पेज का कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो लोग उसको भी नहीं पढ़ते। कैश बुक तो पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है, आप अपना जब फॉर्मेट जब देखोगे तो पूरे साल भर में कंपनी के पास कितना पैसा आया है एंड कितना पैसा गया है, उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाना पड़ता है। 3 पार्टीशन करके दिखाना पड़ता है, काइंड ऑफ बोल सकते हो आप। कंपनी का ऑल द एक्टिविटीज आर डिवाइडेड टू 3 एक्टिविटीज। अपना फॉर्मेट खोलो आप लोग अपने अपने बुक में, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ओपन अप करो एंड देखो, देयर आर 3 पोर्शंस बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ। वन इज कैश फ्लो फ्रॉम, सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, and the third one is cash flow from
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, मिला क्या? ये 3 एक्टिविटीज में हमको पूरे साल भर में कंपनी को कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाना है इन अ समराइज्ड मैनर, शॉर्ट समरी, जिससे जो भी एनालिसिस करने वाला है उसको कुछ एनालिसिस हो सके, हेल्प हो सके। आज के क्लास में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश करें कौन सा एक्टिविटी में कौन सा कैश फ्लो आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो, ऑब्वियसली इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है, कौन सा इन्वेस्टिंग में आएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में आएगा, कौन सा ऑपरेटिंग में आएगा, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। क्लियर? कौन सा आइटम किस एक्टिविटी में आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सामने फॉर्मेट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम बाद में पिकअप करेंगे, पहले अपने लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग की। पहले मुझे आप ये बताओ, कंपनी अपना पैसा, कंपनी का जो पैसा होता है उसको कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए कहाँ इन्वेस्ट करता है? इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, या किसी दूसरा कंपनी का शेयर से पैसा इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स में। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नाम से जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि कंपनी अपना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ पैसा इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, मोटर कार हो, दूसरा कंपनी का शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो। तो इनके चलते पूरे साल भर में कितना पैसा आया था या गया था? आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव, बिकॉज यहां पे डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, इट्स ओनली अ स्टेटमेंट, इट्स ओनली अ स्टेटमेंट। तो कितना पैसा आया, आया तो पॉजिटिव साइन, और गया तो हम ब्रैकेट में दिखा देंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे डिटेल्स कॉलम है, अमाउंट कॉलम है। तो जितना भी पैसा आया तो पॉजिटिव दिखाएंगे डिटेल्स कॉलम में, गया तो नेगेटिव दिखाएंगे। इनसे पैसा आता जाता कैसे है? अगर हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो पैसा जाएगा, और इनको बेचे हैं तो पैसा आएगा। अगर मैंने मेरी कंपनी ने दूसरे किसी कंपनी के शेयर से पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा आया पॉजिटिव। दूसरे किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, आया पैसा पॉजिटिव, दैट्स इट। इन्वेस्टिंग में और कुछ भी नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है? इसे देखो क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, कुछ भी हो, पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ओनली। इसका क्या मतलब है थोड़ा देर बाद में बताऊंगा, आप खाली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड समझो फिलहाल एक बार। रेंट इनकम, रेंट मिला, वो भी कैसे मिला भैया? मेरे को बिल्डिंग से मिला है, तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है तो बिल्डिंग से मुझे रेंट मिलता है, वो भी तो हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है। ये सब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कौन सा होगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे पैरेंथेसिस में। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाले फिगर को आप क्या करोगे? ब्रैकेट में दिखाओगे, राइट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में दिखाएंगे बिकॉज पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल ब्रैकेट में दिखाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भूल जाओ, फिलहाल ऑर्डिनरी बातें कर ले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बाद में करेंगे। और इन सब का प्लस माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे, अगर पॉजिटिव फिगर आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस माइनस सारा करने के बाद अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव ज्यादा है तो कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा समझ में आ गया। दूसरी बात, फाइनेंसिंग में क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है? फाइनेंस। तो आपने अपना पेपर बिजनेस स्टडीज में, कॉमर्स वाले पेपर में आपने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
कंपनी अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से जुगाड़ कर सकता है? शेयर्स इशू करता है कंपनी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स लेता है कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करता है। तो इनसे जितना पैसा आएगा नेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। 10 लाख का शेयर्स कंपनी ने इस साल इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो कंपनी के पैसे कितना है? 12 लाख आया। 10 लाख का शेयर्स इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो पैसा कितना आया? 12 लाख। तो हम 12 लाख लिखेंगे। अगर कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर्स इशू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कितना है? 9 लाख आया। तो हम प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूड डिबेंचर कितना लिखेंगे? 9 लाख लिखेंगे। इनके चलते पैसा जाता भी तो है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, नेगेटिव। रीपेमेंट या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, नेगेटिव फिगर। कंपनी अपने शेयर्स पे, अपने डिबेंचर्स पे डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट देता है, नेगेटिव फिगर होगा। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है वो। शेयर्स, प्रेफरेंस, अपना खुद का शेयर्स, अपना खुद का इशू किया हुआ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, इनके चलते पैसा आया तो पॉजिटिव, पैसा गया तो नेगेटिव। हाँ है ना? अभी आपको अगर डिविडेंड मिलता है, मतलब आपने किसी और में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस पर जो डिविडेंड मिला वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पर किसी और ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर आप डिविडेंड दे रहे हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है पूरा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स नेट ऑफ प्रीमियम। नेट ऑफ प्रीमियम बोलने का मतलब प्रीमियम ऐड करके। प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स नेट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम इफ एनी। प्रीमियम अगर तो प्रीमियम होगा तो ऐड होके आएगा, डिस्काउंट तो माइनस होके आ जाएगा। रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये अलग से इसको काट देना। रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसको काट देना, ये अलग से नहीं आता है, नहीं है ना मैथ में ऑलरेडी। चलो बहुत बढ़िया, मैथ में है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन लिए हम लोग, मॉर्गेज लोन है, टर्म लोन है, कोई भी तरह का लोन लिए। इंक्रीज और डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है मैथ में। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए, कैश क्रेडिट लिए, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो डिविडेंड कंपनी साल के बीच में पे कर रहा है, और फाइनल डिविडेंड होता है जो कंपनी साल के एंड में पे कर रहा है। कोई भी हो, पेमेंट तो हो ही रहा है, कैश तो जा ही रहा है, नेगेटिव फिगर आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन पेड, नेगेटिव फिगर आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, नेगेटिव फिगर होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, नेगेटिव फिगर होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नेगेटिव फिगर होगा। शेयर इश्यू करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस या कमीशन, वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नेगेटिव फिगर होगा। समझ में आ रहा है? इन सबको प्लस माइनस करने के बाद, डिटेल्स कॉलम का प्लस माइनस करने के बाद, अगर अल्टीमेटली अमाउंट पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो बनाने के लिए ना दिया हुआ क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है। कैश फ्लो बनाने के लिए दिया हुआ क्या रहेगा? कैश फ्लो बनाने के लिए आपको दिया हुआ रहता है कंपनी का बैलेंस शीट, 2 साल का, करेंट ईयर का बैलेंस शीट एंड लास्ट ईयर का बैलेंस शीट एंड सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ दैट अपने को कैश फ्लो बनाना होता है। अभी एनालिसिस कैसे करते हैं? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और इस साल का दोनों एक साथ दिया हुआ है, उनका नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में देख रहे हो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जांपल ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, इस साल इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। तो साफ समझ में आ रहा है कि 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया, हाँ या ना?
अब साथ साथ में हाथों मुझे देखना होगा रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है क्या? हो सकता है लास्ट ईयर SPR 2 लाख था, इस साल 3 लाख है, तो 1 लाख SPR कैसे बढ़ा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे बढ़ा कि 5 लाख का जो शेयर्स था मैंने 1 लाख के प्रीमियम पे इशू किया होगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख। समझ में आ रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया हुआ क्या रहेगा आपको, 2 साल का बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट्स अलॉन्ग विद सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों बैलेंस शीट्स को यूज करके आपको एनालिसिस करते रहना होगा। बात समझ में आ रहा है? सपोज लास्ट ईयर बिल्डिंग था 50 लाख का, इस साल बिल्डिंग है 60 लाख का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या समझ में आ रहा है, बिल्डिंग खरीदे 10 लाख का, खरीदे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से परचेज ऑफ बिल्डिंग 10 लाख नेगेटिव लिख देंगे। आ रहा समझ में? इस तरह से नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन बहुत सारा रहेगा, हो सकता है कि सेल हुआ है बिल्डिंग या कुछ परचेज हुआ है, डेप्रिसिएशन है, उसका कैसे क्या होगा हम बताएंगे पूरा चीज। बट फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये समझ में आया इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, क्यों आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, क्यों आएगा, इतना सा बेसिक क्लियर है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट झमेला वाला पोर्शन, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, या ना पहली बात आप ये बताओ मेरे को, ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? ऑपरेशंस, आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस से कैश फ्लो कितना हुआ। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस मतलब अगर मेरी कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है या हम कपड़ा खरीदते हैं बेचते हैं एक्सक्यूज मी, तो मेरा ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है। मैं जो गुड्स सेल कर रहा हूं, गुड्स सेल करके मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। मुझे मेरे सप्लायर लोगों से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है। मुझे जो कमीशन मिल रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम है। मेरे एक्सपेंसेस क्या है, जो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं उसका जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो मेरा कैश फ्लो है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं अपने वर्कर्स को जो वेजेस पे कर रहा हूं वो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है, कैश आउटफ्लो है। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या सेलिंग स्टाफ को जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सारा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा 2 साल का, नोट्स टू अकाउंट्स दिया रहेगा, थोड़ा बहुत एडिशन फॉर्मेशन में शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स एसेट्स, डिविडेंड, इनके बारे में रहता है खाली। तो मेरे को तो वहां से परचेज का, सेल्स का, वेजेस का, सैलरी का, रेंट का इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही नहीं, हाँ या ना, बिकॉज पीएल अकाउंट तो दिया हुआ ही नहीं है। पीएल अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो ये सब ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में तो पता ही नहीं रहेगा मेरे को। हियर इन कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक्चुअल में 2 मेथड होता है। हम लोग जो भी कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हम लोग ये बनाते हैं एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी आता है इससे, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के से बनाया जाता है, दैट इज AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हम लोग ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट कोई ऑथर का नहीं बनाया हुआ, कोई गौतम दुगड़ का बनाया हुआ नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रेफर किया है। इसी फॉर्मेट से हर कंपनी को बनाना पड़ेगा, बराबर है ना। AS3 ये बोलता है दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का 2 मेथड है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही इंक्लूडेड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो पहली बात तो एक मेथड का झमेला तो वहीं खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन इतना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ा दी, अब आप 2 मेथड बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में फर्क ही नहीं पड़ता है, वो दोनों मेथड में सेम बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर फर्क पड़ता है, एंड हम लोग को कौन सा मेथड फॉलो करना है, इनडायरेक्ट। मैं ये फॉर्मेट नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल आपको, बिना फॉर्मेट पढ़ाए बिना आपको पहले एक चीज पूछ रहा हूं। एक बार आप कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो वर्टिकल बनता है भूल जाइए, नॉर्मल पीएल अकाउंट जो क्लास 11 में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किए,
हम उसकी बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपया है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान में रखो, मेरा टारगेट है, हमको यह सीखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का पैसा कितना आया है या कितना पैसा गया है, हमको यह देखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट कंपनी का कितना पैसा आया है, हमको यह समझना है। कंपनी का पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 1 लाख रुपया। मैं बोल रहा हूं इस पीएल अकाउंट में डेबिट में, पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 40,000 रुपया पीएल के डेबिट में है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पहले ये बताइए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी। पीएल के डेबिट में वो लिखना है तो पीएल के हिसाब से वो सही है, फाइनल अकाउंट बनाने के हिसाब से वो सही है। लेकिन अब मैं बोलता हूं नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इससे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है कि आपने ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट किया है, आपकी कंपनी के पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया है। ये जानने के लिए आप बताओ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर तो इसमें आप ऐड करोगे या लेस करोगे? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर पीएल के डेबिट में दिया हुआ है, पीएल के डेबिट में जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, उसके चलते प्रॉफिट कम हो गया है, एक्सपेंस है तो वो सब कुछ माइनस करने के बाद ना 1 लाख नेट प्रॉफिट आया है। तो मैं बोल रहा हूं आपको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चलते कैश कितना आया है वो जानना है। उसके लिए इस 40,000 को ऐड करना है या लेस करना है या कुछ नहीं करना है? ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 40,000 में ऐड करेंगे। श्योर है? समझ में आ रहा है क्यों ऐड होगा? मुझे एक चीज बताओ, आप पीएल अकाउंट के डेबिट में हम लोग डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं कि नहीं? डेप्रिसिएशन इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जानते हैं या ये भी बताना पड़ेगा इस उम्र में आके? डेप्रिसिएशन के चलते कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है क्या? नहीं होता है। फाइनल अकाउंट्स में डेबिट किया हुआ पीएल में, वो तो बिल्कुल सही है। बट अब मैं बोल रहा हूं आपकी कंपनी ने कैश कितना कमाया, कैश प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उस मान लो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 20,000 रुपये है जो पीएल के डेबिट में है। क्या करना होगा उसको? ऐड, लेस या कुछ भी नहीं? ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने पीएल में डेबिट कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। हमारा जो 1 लाख जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो तो डेप्रिसिएशन डेबिट होने के बाद में है, तो प्रॉफिट घटा हुआ है। बट मैं बोलूं कि आपकी कंपनी में कैश कितना आया होगा, कैश प्रॉफिट कितना कमाया होगा जानना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको ऐड बैक करना होगा। ये समझ में आ रहा है? ऐड होगा डेप्रिसिएशन, एक बार सुनते रहो, खाली कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सुनोगे तो भी हो जाए, कॉपी भी कर सकते हो पर सुनोगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट, पीएल के डेबिट में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑब्वियसली अगर हम कोई मशीन बेचते हैं पीएल के डेबिट में लिखते हैं हम लोग उसका लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पीएल के डेबिट में 10,000 रुपया। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदना बेचना इज नॉट योर ऑपरेशंस। आपका ऑपरेशन है कपड़ा खरीदना कपड़ा बेचना, या स्टेशनरी का बिजनेस स्टेशनरी खरीदना बेचना या बनाना। कभी कभार 10-15 साल में एक मशीन खराब हो गई, पुरानी हो गई, उसको हमने बेच दिया, बेच के प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसका क्या करेंगे आप? ऐड बैक करेंगे, हाँ या ना? क्योंकि पीएल के डेबिट में इसका मतलब जो भी हमारा नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पीएल के डेबिट में हमारा कोई भी अगर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उन सब को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन पीएल के डेबिट में
और भी तो बहुत सारा आइटम होता है, सैलरीज पेड, रेंट पेड, उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि सैलरी पे करना, रेंट पे करना तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमको तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो हमको तो नेट प्रॉफिट से शुरू करना, तो उल्टा जा रहा है। इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है? हम लोग इनडायरेक्टली जा रहा है, उल्टा जा रहा है हम लोग। अब बताओ पीएल के क्रेडिट में, पीएल के क्रेडिट में अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स पीएल के क्रेडिट में है, मतलब अगर नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना हमारा कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो। हमको तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना वो जानना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट है पीएल के क्रेडिट में, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। कोई भी अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, क्या करेंगे आप? उसको माइनस करेंगे। रेंट रिसीव्ड है, माइनस, क्योंकि रेंट रिसीव्ड भी हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग अभी देखे थे हम लोग। बट पीएल के क्रेडिट में अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी नहीं करेंगे। तो पहला ये एक कदम समझ में आया दैट हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैसे निकालना होता है। इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, लॉजिक समझ में आया? अभी देखो आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, ये आपको थोड़ा देर बाद में क्लियर करेंगे। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा देर बाद में क्लियर होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है। उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से आप, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, गुड मॉर्निंग। नॉन ऑपरेटिंग कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह का आइटम्स हमारा क्या? नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहां पे दो वर्ड यूज किया है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। अब इसमें क्या क्या है? आइटम्स टू बी एडेड। आइटम्स टू बी एडेड क्या क्या ऐड होगा, देखो ध्यान से आप। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ही मौसेरा भाई होता है अमोर्टाइजेशन, याद है बचपन में सीखे थे 11 में। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है, टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है। टेंजिबल एसेट्स का जो वैल्यू कम होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट्स, इनका जो वैल्यू कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। वो भी तो पीएल के डेबिट में ही होता है, वो भी तो नॉन कैश आइटम है, वो भी ऐड बैक होगा। तो डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट वो भी ऐड होगा, क्योंकि ये सब फाइनेंसिंग खर्चा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स अगर राइट ऑफ हो रहा है, डिबेंचर इश्यू किया उसका डिस्काउंट को पीएल में राइट ऑफ किया गया है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ऐड बैक होगा। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कुछ भी राइट है वो भी ऐड बैक होगा। प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग जो पे ऑफ किया, मैट पे नजर रखो, सब कुछ मैट में है, स्क्रीन पे है। प्रेफरेंस शेयर्स का जब रिडेम्पशन होता है, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स होता है, उसको भी एक राइट ऑफ किया गया, वो भी तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो भी अगर पीएल के डेबिट में, उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाद में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड, क्या क्या लेस होगा? नॉन ऑपरेटिंग जो भी इनकम्स है वो लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक वापस ऊपर में देखिए, हमने शुरू कहां से किया था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया था, वो कैसे निकलेगा बाद में बताएंगे। मैंने बोला
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हमने दो चीज की, आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, दोनों क्लियर है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनको एडलेस करने के बाद जो आ रहा है उसको क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो एडलेस करके आएगा उसको हम लोग अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे, क्या लिखेंगे उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? मुझे अब ये बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। हमने क्या कहा, हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम वो क्या दिया हुआ रहेगा, 2 साल का बैलेंस शीट एंड एडिशन इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रेडिंग और पीएल तो है ही नहीं दिया हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बस उसको आप लोग दिमाग लगा के बताना, सोच के जवाब दोगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। बस ये अगर एक ये क्लियर हो गया, वर्किंग कैपिटल में बहुत कुछ है, सब क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से, एंड उसका आंसर आप लोग सही दे पाओगे, 2 मिनट टाइम लेके खाली जवाब दोगे। मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट तो दिया हुआ है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो दिया हुआ है ना, स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक था 20,000 का, मैं छोटा सा फिगर ले रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक है 50,000 का। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है कि 30,000 रुपया से ये जो हमारा स्टॉक बढ़ा है, 30,000 रुपया से जो स्टॉक बढ़ा है, इंक्रीज इन स्टॉक, मैं बोलूं फिर आंसर हड़बड़ी में नहीं देना है, ये कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो क्या हुआ है, क्या लग रहा है, ये क्या डिनोट कर सकता है? स्टॉक बढ़ा है 30,000 रुपया, दैट्स एन आउटफ्लो, दैट्स एन आउटफ्लो, दैट्स वंडरफुल आंसर, दैट इज आउटफ्लो। क्लियर? भैया स्टॉक कैसे बढ़ेगा भाई, खरीदेंगे तब ना, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। दुनिया में ऐसा तो कहीं पे नियम नहीं है कि खरीदेंगे तो माल भी आएगा पैसा भी आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। बस एक ये गोल्डन रूल है कि करंट एसेट्स कोई भी अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब दैट विल बी कैश आउटफ्लो। सो व्हाट डिड यू सी, दैट अगर कोई भी करंट एसेट, एक शॉर्टकट समझ लीजिए आप, कोई भी करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक से ही समझ में आ गया, करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, आउटफ्लो। वो यही डिनोट करे, सिग्निफाई करेगा, वही डिनोट करेगा कैश आउटफ्लो है। तो इसका मतलब अब रिवर्स ले लेते हैं, करंट एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो इनफ्लो। और करंट एसेट का अपोजिट करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा इनफ्लो, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा आउटफ्लो। करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, या बहुत छोटा सा एक जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मान लीजिए लास्ट ईयर था 80,000, इस साल हो गया 60,000, 20 जगह क्रेडिटर्स कम हुआ है। क्रेडिटर्स कम कैसे होगा, पेमेंट किया होगा ना आपने यार, पेमेंट करेंगे तब ना क्रेडिटर्स कम होगा मेरा, समझ में आ रहा है लॉजिक? सो ये समझ में आएगा, करंट एसेट बढ़ेगा तो वापस बोलो क्या होगा, करंट एसेट बढ़ेगा तो आउटफ्लो, कम होगा तो इनफ्लो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो इनफ्लो, करंट लायबिलिटी कम होगा तो आउटफ्लो, राइट? अब देखो हमने वापस कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आ जाओ। हमने क्या बताया आपको कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, इसके बाद हमको कंपनी का तो 2 साल का बैलेंस शीट तो दिया हुआ ही है, बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को देखना है, ठीक है? हमने क्या बोला, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट क्या शो करता है, इनफ्लो, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या शो कर रहा है, इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनफ्लो, डिक्रीज इन इनफ्लो, तो इनफ्लो वाले सर ऐड कर देना, क्या कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज इन स्टॉक हो सकता है, वो डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डिक्रीज इन डेटर्स, बिल रिसीवेबल, डिक्रीज इन अक्रूड इनकम्स, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एडवांस इनकम। डाउटफुल डेट छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है, वो डाउटफुल केस है, बाद में बात करते हैं। तो करंट एसेट कम हुआ या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, ऐड होगा। उसी तरह करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ है तो आउटफ्लो होता है, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो आउटफ्लो होता है, वो सारा लेस।
तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन डेटर्स BR, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम्स, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, डिक्रीज इन एडवांस इनकम, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ लेस हो रहा है। ये सब कुछ अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आया था उसमें ये सब कुछ एडलेस होने के बाद जो आएगा उसको क्या बोला जाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आया था उसमें ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज वाला प्लस माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट पूरा होने के बाद जो आएगा उसको क्या बोला जाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर क्या करेंगे उसको? लेस। ब्रैकेट वाला बात छोड़ दीजिए एक बार, तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी ना एक बहुत पते की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट लाइफ में जो होती है, किस तरह को पता कैसे चलेगा मेरा आंसर राइट है? उसका एक तो आंसर होता है बगल वाले से, दाएं बाएं वाले, आगे पीछे से। हाँ सर, वो हम लोग को ज़्यादा अच्छा पसंद है। दूसरा एक उपाय है ईमानदार लोगों के लिए, जैसे भाई बैलेंस शीट बेस सम से होता है तो बैलेंस शीट मैच हो गया तो यस वी हैव डन इट। कैश फ्लो में वी हैव डन इट कैसे होगा? यह बहुत छोटा सा बात है। बैलेंस शीट दिया हुआ ना आपको, आप क्या कर रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया। बैलेंस शीट में यार एसेट साइड में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ रहेगा, हाँ या ना? कैश इन हैंड कैश एट बैंक मिला करके मान लो ओपनिंग में था 50,000, मान लो क्लोजिंग में है 80,000। बस एक छोटी सी बात बताइए ना यार, इसका मतलब इस पूरे साल भर में कितना भी आया कितना भी गया, लेकिन नेट हमारा कैश 30,000 रुपया आया है। ये बोलूं तो गलत है क्या? साल के स्टार्टिंग में मेरे पास में था 50,000 रुपया, साल के एंड में 80,000। साल भर में मैंने बहुत कुछ कर्मकांड किया, मैंने बहुत पैसा आया बहुत पैसा गया, बट साल के एंड में 80,000 रुपया, साल के स्टार्टिंग में 50,000 रुपया था। मतलब क्या नेट साल भर में कितना आया है? 30,000 आया। यार हमारा आंसर राइट है रॉन्ग है कैसे पता चलेगा मालूम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग, सबका जो नेट फिगर है फाइनल, तीनों को मिला के अल्टीमेटली कितना आना चाहिए? 30 है पॉजिटिव। तीनों को मिला के, कोई माइनस है कोई प्लस है, तीनों को मिला के अल्टीमेटली अगर प्लस 30,000 है, यस मेरा आंसर राइट है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए अब आप एक चीज देखो सर, कैश इन हैंड कैश एट बैंक भी तो करंट एसेट होता है, कैश इन हैंड कैश एंड करंट एसेट होता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, यहां हम जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात कर रहे थे, डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें देखो कैश एंड कैश बैंक नहीं लिया हमने। आप बोलोगे सर नहीं लिखना भूल गया होगा, नहीं लिखना नहीं भूले हैं, आपको भी क्या नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? लॉजिक समझ में आया कि ऑपरेटिंग का नेट फिगर, हमारा ऑपरेटिंग का नेट फिगर कहाँ है? ये रहा पॉइंट नंबर आई में, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नेट फाइनल फिगर, ये प्लस इन्वेस्टिंग का नेट फिगर प्लस फाइनेंसिंग का नेट फिगर, तीनों मिला के ultimately should be equal to the difference of cash and bank balance and in the same direction कैश अगर मेरा कम हुआ है, नेगेटिव हो रहा है, तो मेरे ये तीनों को मिला के आंसर हमारा नेगेटिव आना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज? इसीलिए लास्ट में देखोगे क्या है, पॉइंट नंबर 4, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 + 2 + 3। ये 1 + 2 + 3 क्या है? 1 क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 2 क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 क्या है? फाइनेंस एक्टिविटी। तीनों का मिला के नेट इंक्रीज डिक्रीज आ गया। हमारे एग्जाम्पल में कितना आएगा? 30,000। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 50,000 अपने एग्जाम्पल में, 30 + 50, फाइनली हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना? 80,000। तो यो 10 नंबर जेब में, और नहीं तो झोल, नहीं तो झोल। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये ब्रीफ तरीका समझ में आया? वेल, ये प्रोसेस पूरा क्लियर है। अभी बीच में ना एक वर्ड था, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ओनली। हमने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किया, इन्वेस्टिंग भी के लिए कर लिया, फाइनेंसिंग भी कर लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या? जो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे बिजनेस चलाने के लिए। तो अगर आप कपड़े का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, आयरन एंड स्टील का है, सीमेंट का है, जो बिजनेस है, इन दैट केस अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हो, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब क्या, दूसरे कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन यार जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनी है, जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, जिनका तो काम ही होता है लोगों से पैसा लेना, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना या दूसरे लोगों को लोन दे देना, वो लोग वहां से जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, क्या उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? वो उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब समझ में आया ब्रैकेट वाला इंफॉर्मेशन का मतलब कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है किसके लिए? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, नॉन फाइनेंशियल। बट अगर फाइनेंशियल कंपनी ही है, बैंकिंग कंपनी है, स्टॉक मार्केट की कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर है, कि म्यूचुअल फंड है, तो उनके लिए इंटरेस्ट इनकम, उनके लिए डिविडेंड इनकम इज नॉट एन इन्वेस्टिंग इनकम, दैट इज एन ऑपरेटिंग इनकम फॉर देम। तो उनको अगर इंटरेस्ट मिला है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ये चीजों पे स्ट्रेस देना जरूरी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यू आ जाएगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी इज ऑप्शंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चौथा ऑप्शन जानी ना, बगल वाला जाना है। हाँ, आप तो सर्वे करेंगे, ऐसे देखेंगे। बात समझ में आया कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है, उसके लिए क्या है? वो ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ या ना? बट नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम इज इन्वेस्टिंग इनकम। ये समझ में आ रहा है? ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ? अब हम लोग कैश फ्लो का कंप्लीट सम्स अभी नहीं करेंगे। कैश फ्लो का कंप्लीट सम्स करते करते हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा। पहले हम लोग, जैसे हम लोग का हमेशा होता है, हम लोग छोटा छोटा इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लीट सम्स में आएंगे। इलस्ट्रेशंस क्या चीज़ का? हमने क्या कहा, आपको 2 बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कुछ कुछ आइटम्स से रिलेटेड कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखेंगे अभी, कि वो उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्लियर? सो स्टार्ट टेकिंग ऑन इलस्ट्रेशंस। लेट्स स्टार्ट। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, 10 लाख, 8 लाख 10 लाख देख लेना, डेट्स देख लेना, 1/1/21 एंड 31 दिसंबर 21 डेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 2021, a machine of the written down value of rupees 3 lakh was sold for rupees 2,20,000. Number 2,
depreciation charged during the year depreciation charged during 2021 amounted to rupees 4 लाख। बस ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी हमको क्या सीखना है दैट ऐसा जो इंफॉर्मेशन रहेगा, आप लोग पूरा कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लो, उसका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, ठीक है, कैसे आएगा। तो फर्स्ट थिंग, जब ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 8 लाख और 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, सिर्फ इसको देखेंगे तो लगेगा 2 लाख का परचेज हुआ है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड ये गलत है, हाँ या ना, कि एग्जैक्ट कितने का परचेज आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ सेल हुआ है, सेल होके लॉस भी हुआ है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, तो इस साल परचेज कितना कवर डायरेक्टली मालूम ही नहीं है आपको। वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरा चेहरा मत देखिए, आप स्क्रीन देखिए एक बार, आप वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कोई अलग से लेजर अकाउंट बनाना होगा आपको। इतना बड़ा हिंट्स दे दिया, अब तो बता दो यार, मशीनरी का लेजर बनाना पड़ेगा, मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से हमको मिसिंग फिगर बैलेंस फिगर निकल जाएगी, क्या कि परचेज कितने का हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना है, दैट इज पार्ट ऑफ ए फेयर सोल्यूशन, बट वर्किंग नोट में अपने को कुछ कुछ लेजर अकाउंट से बनाना पड़ सकता है, एंड आई होप लेजर बनाना आता होगा, आई कैन एक्सपेक्ट दैट। सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे, क्लियर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, भले ही फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करो बट एटलीस्ट नीटली ड्रॉ करना, बिकॉज ये इलस्ट्रेशंस, ट्रस्ट मी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इलस्ट्रेशन आपको लॉन्ग टाइम तक काम आएगा, खाली 12 में भी नहीं, ये टॉपिक आगे भी आएगा, तो ये कॉपी बचा के रखोगे तो आगे बहुत काम आएगा आपको। सो नीटली रखो ताकि खुद को कम से कम पढ़ने का इच्छा हो। कितना पड़ोसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट में आएगा, बिकॉज एसेट होता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में कितना आएगा, 8 लाख। चलिए कीजिए फटाफट। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में थोड़ा नीचे की तरफ लिखेंगे, बिकॉज बैलेंस कैरेट डाउन तो लास्ट में आता है ना, बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना था, 10 लाख। वेल, इसके बाद इस साल हमने क्या किया था, 2,20,000 एक मशीन बेचा है, जिस मशीन को बेचे हैं उसका रिटन डाउन वैल्यू कितना था, या 3 लाख रुपया उसका WDV था, रिटर्न ऑन वैल्यू था, उसका उन्हें बेचा है 2,20,000 में, 80,000 का क्या हुआ है, लॉस। तो अपन क्या करते हैं, उसका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्या आएगा, बाई बैंक आएगा, कितना, 2,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना, तो बाई बैंक 2,20,000। अभी बात समझो, द मोमेंट ये बाई बैंक आपने लिखा 2,20,000, आप चैप्टर कैश फ्लो का कर रहे हैं, आप लेजर के अंदर खाली मत रहिए, आप अवेयर रहिए, 2,20,000 पैसा, पैसा आया है, कौन सा एक्टिविटी, मशीन बेच के पैसा आया है, कौन सा एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हमारा दिमाग हाथों हाथ क्या होना चाहिए, ये बॉडी का फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री किसमें पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, बायोलॉजी में था, किस में था, रिफ्लेक्स एक्शन किस में हुआ, बायो, कोई बात नहीं, एक जन तो है साइंस वाला बंदा यहाँ पे, चलो ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए कि हाँ जैसे ही पैसा वाला बात आया ना, अलर्ट हो जाओ, पैसा पैसा आया रे, पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। तो क्या करना होता है ना, जब हम लोग जब प्रैक्टिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पेज में बना के रखेंगे, वर्किंग नोट चलता रहेगा, वर्किंग नोट जैसे चलेगा ना, उसमें जहां भी डबल इफेक्ट का बात आएगा ना, हमको डबल इफेक्ट हाथों देते रहना है,
तो BDCD का तो डबल इफेक्ट होगा नहीं, वो तो बैलेंस शीट का आइटम था। जैसे बाई बैंक लिखा उसका डबल इफेक्ट सोचना मेरे को कहाँ आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस सम में, इस इलस्ट्रेशन में हमको ऑपरेटिंग वाला भी काम आएगा, इन्वेस्टिंग वाला भी काम आएगा। क्या करना है हमको, कैश फ्लो स्टेटमेंट छोटा सा ड्रॉ करके रखना है फटाफट। चलो शुरू हो जाओ। अभी तो इज्जत से पूरा हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग, आगे से शॉर्ट में लिखेंगे, अभी इज्जत दे देते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि सर ने कहा था अच्छे से ड्रॉ करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर भी नियत नहीं मान रही इसको। FYE का मतलब फॉर द ईयर, नियत खराब हो ही जाती है। ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, मैं स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा है आपको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थोड़ा सा 5-6 लाइन का स्पेस छोड़ करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां तक ड्रॉ हो गया सबका? वेल, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपने लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। डिटेल्स वाले कॉलम में कितना लिखेंगे अपने, 2,20,000 पॉजिटिव फिगर, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसा आया है, याद है बताए थे, पैसा आया तो पॉजिटिव, क्लियर है, बी पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिव। नेक्स्ट हो गया। इसके बाद अब देखो, आपको याद आ गया 3 लाख का मशीन था, आपने बेचा कितना में, 2,20,000 में बेचा है, 80,000 का लॉस हुआ था। लॉस हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या होगा भाई, लॉस ऑन सेल कितना रुपया, 80,000। ये लॉस ऑन सेल कहां आएगा, ये सोचिए फटाफट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट सोचना है, सेकेंड इफेक्ट सोचना है आपको। इन्वेस्टिंग में नहीं आ सकता, पैसा आया क्या, पैसा गया क्या, तब इन्वेस्ट में कैसे आएगा, सोचिए फटाफट, आराम से, सब कुछ बता चुका हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आप कंपनी का पीएल अकाउंट भी सोच सकते हैं। ऑपरेटिंग में क्या होगा, ऑपरेटिंग में एड बैक होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ऐड करता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बोलिए, ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें क्या होगा, ये आइडियलएस ऐड होगा। याद आया, याद अगर नहीं आता है रोज सुबह बादाम खाइए, पोस्ट खाइए साथ में, नहीं तो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है फिर। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना होगा हमेशा, वहां पे अमाउंट कॉलम में डबल टिक मार दीजिए, उसके नीचे हेडिंग देना होगा एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अंडरलाइन, उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 80,000 रुपया ना, पॉजिटिव फिगर, पॉजिटिव मतलब ये ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्लियर है एकदम, श्योर है।
वापस आ जाए मशीन में, तो मशीन वाला पहला एडजस्टमेंट हो गया अपना, हाँ या ना। एक मशीन हम लोग बेचे थे एंड बेच के अपने को लॉस हुआ था, ये पूरा नोटिंग हो गया अच्छे से। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोले, डेप्रिसिएशन चार्ज के हम लोग इस साल कितना रुपए का, 4 लाख का। तो बाई डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ या ना। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन किधर आता है, बाई में आता है। बाई डेप्रिसिएशन 4 लाख। बताए थे रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, या तो दिमाग अलर्ट कि डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा। हाँ अब दिमाग चल रहा है, ऐसे करके दिमाग चल रहा है, तो ऐसे ऐसे कर लिया करो बीच में, तो दिमाग ही चलने लग जाएगा। ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। हाँ जब नहीं से तो ऐसे ऐसे कर लिया करो, हिला दिया करो भाई, हिल। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना रुपया, 4 लाख। चलिए एडजस्टमेंट हो गया हमारा सारा। अब लैंड एंड मशीनरी अकाउंट का टोटल मारिए, साफ समझ में आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना है, 17 लाख टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड, हाँ या ना। क्रेडिट साइड का टोटल हमको तो 17 लाख दिख रहा है हमारा कैलकुलेटर में, और इधर में खाली 8 लाख है। डिफरेंस कितना है, 9 लाख। डेबिट साइड में 9 लाख का डिफरेंस क्या हो सकता है, ये टू क्या लिखेंगे, टू बैंक परचेज हुआ होगा ना, तो परचेज होगा तो टू बैंक लिखेंगे ना मुन्ना, भूल गए। जनरल एंट्रीज प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बॉयफ्रेंड नहीं है, बैलेंसिंग फिगर। लड़के लोग बोल रहे इसे बॉयफ्रेंड का नाम लिखना, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक ब्रैकेट है, बैलेंसिंग फिगर कितना, 9 लाख। अब जैसे ये 9 लाख है, मारवाड़ी आदमी डबल इफेक्ट सोचिए, पैसा 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 गया है, किधर आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग, राइट। कहाँ लिखना है अपने को, इन्वेस्टिंग में लिखना है, राइट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ मशीनरी कितना रुपया, 9 लाख। ब्रैकेट में लिखेंगे हाँ या ना, नेगेटिव फिगर है, ब्रैकेट में आएगा। बस अब टोटलिंग को नहीं करना आपको, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इलस्ट्रेशन है, हम लोग सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो ड्रॉ किए हैं, इट्स जस्ट एन इलस्ट्रेशन। नाउ आज वाले सेशन में आई होप आपको ये क्लियर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, एज पर AS3 बनाते हैं, हर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है बनाना, फॉर्मेट एज पर गिवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, क्यों आता है, प्लस माइनस, ये समझ में आया। हमारा सम टैली हो गया, कैसे पता चलेगा कैश और बैंक का डिफरेंस, ये समझ में आया। और हम लोग जस्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं कि कोई भी इलस्ट्रेशन अगर होगा बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम का तो सिंगल इफेक्ट रहेगा, बाकी हमको डबल इफेक्ट सोचना है कहाँ आएगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लोग पिकअप किए, नेक्स्ट क्लास में और फर्दर इलस्ट्रेशन पिकअप करेंगे। नेक्स्ट 2-3 क्लासेस हम लोग सिर्फ इलस्ट्रेशन लेंगे, सो दैट उसके कंप्लीट करते हैं, कभी अटकेंगे नहीं हम लोग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले खाली इतना ही है, दैट आज घर जाके वापस एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट वापस देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एटलीस्ट पढ़ के आइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इतना वास्ट फॉर्मेट था। कौन सा आइटम क्यों इन्वेस्टिंग में आ रहा है, क्यों फाइनेंसिंग में आ रहा है, क्यों ऑपरेटिंग में आ रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको। कुछ बातें बताया नहीं हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये बाद में होल्ड पे रखा हुआ है, सारा एक साथ देंगे तो ऊपर से चला जाएगा। थैंक यू।